जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर असाइनमेंट सबमिट करा दी है, चेक कर लें। टाइटल की बात करूंगा अगर, तो आप लोगों का स्कोर जो है वो 80 प्लस आ रहा है। 80 प्लस स्कोर आ रहा है तो फिर तो चेक करने की जरूरत नहीं, फिर तो ओके है। वो समझ लें आपने खुद चेक कर लिया उसको, ठीक हो गया। और इसके अलावा और तो कोई मेन असाइनमेंट आपकी नहीं है। तो कीवर्ड वाली एक प्रैक्टिस है जो कि हम आगे जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कंटेंट दूंगा ना, तो वो फिर वहां पे इस्तेमाल होगा। स्टार्ट करें जी ब्लॉग पोस्ट। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट एक ऐसी टाइप ऑफ कंटेंट जो हम मालूमात फराहम करने के लिए लिख रहे होते हैं, ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक अभी मैं आगे लेके चलता हूँ। जब भी हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो हम एक्टिव वॉइस नरेशन लिखते हैं, पैसिव वॉइस नरेशन यूज नहीं करते, डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। टाइटल का साइज अगर आप MS वर्ड में लिख रहे हैं तो टाइटल का साइज आप 14 रखेंगे, यानी कि फॉन्ट का साइज, टाइटल फॉन्ट साइज। और जो उसकी बॉडी होती है, यानी कि उसके नीचे जो पैराग्राफ्स लिखते हैं, उसका साइज 12 होता है। सेंटेंस की जो लेंथ है वो आपकी मैक्स 20 वर्ड्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 वर्ड्स का जो है वो आपका सेंटेंस होना चाहिए। इससे ज्यादा आपके सेंटेंस की जो है वो लेंथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, उसके बाद आता है पैराग्राफ लेंथ। पैराग्राफ लेंथ में क्या होता है कि आप जो पैराग्राफ्स बना रहे हैं ना, उसमें आपकी 3 to 4 लाइन्स मैक्सिमम, यानी कि 3 से 4 लाइन्स, सेंटेंस नहीं। सेंटेंस आपके 10 वर्ड्स के भी हो सकते हैं, सेंटेंस आपके 15 वर्ड्स का भी हो सकता है, मैक्सिमम 20 वर्ड्स का। और अगर हम लाइन्स की बात करें, जो पैराग्राफ्स की लाइन्स होती हैं, वो 3 to 4 लाइन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास ये एक टेक्स्ट है। अब इसमें क्या है कि आप ये देखें, हमारे पास इसमें सेंटेंस, ये सेंटेंस कहलाएगा जो मैंने हाईलाइट किया। ये एक सेंटेंस है। पहले तो मैं फॉन्ट साइज ठीक करूं। ये एक सेंटेंस है जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। और ये एक लाइन है पूरी जो मैंने अब हाईलाइट की है। तो आपकी यानी कि 3 to 4 लाइन्स मैक्सिमम। अगर मैं ये 4 लाइन्स को देखूं तो मेरे पास ये एक पैराग्राफ की लेंथ है आपकी। और इसमें चूंकि सेंटेंस है बुक पे आके खत्म हो रहा है, तो मैं एंड वाले को रिमूव कर दूंगा, तो ये मेरा एक पैराग्राफ मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सेंटेंस की लेंथ है वो आपकी 20 वर्ड्स मैक्सिमम। आप कोशिश करेंगे 12-15 अल्फाज शॉर्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम SEO कंटेंट लिख रहे होते हैं ना, तो हमारे पास कुछ इसके टाइटल टैग्स होते हैं। टाइटल टैग्स के जब आप वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ टाइटल टैग्स यूज हो रहे होते हैं जो कि गूगल को समझा रहे होते हैं कि ये मेन हेडिंग है, जो उसके बाद का पैराग्राफ है, और ये उसके बाद वाली हेडिंग है, और ये उसके बाद वाली हेडिंग है, जिससे गूगल को कंटेंट को समझने में आसानी होती है और वो उस हिसाब से उसको रैंक कर रहा होता है। पहला जो आपका मेन टाइटल होता है, जो भी हमने टाइटल्स की प्रैक्टिस की थी पिछले लेक्चर में, उसे हम कहते हैं H1, यानी कि हेडिंग 1, H से हेडिंग H1। फिर उसके बाद सब हेडिंग आती है, जो उसके अंदर छोटी हेडिंग आती है, उसको हम H2 कहते हैं। फिर उसके अंदर जो और छोटी हेडिंग्स आती हैं वो H3, और इसी तरह H4। ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए जो जेनेरिक फॉर्मेट है वो ये है। टाइटल H1, सबसे पहले आपका टाइटल आ गया, जो भी टाइटल आप फाइंड आउट करेंगे। पैराग्राफ, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा जा रहा होता है। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन होता है ना, ये आपका 80 to 120 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। और उसके बाद सब हेडिंग्स, जिसमें हम टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और कंक्लूजन ये आपका 40 to 60 वर्ड्स पे होता है। पता मुझे ये चला कि अगर मैं कोई कंटेंट लिखता हूँ तो मुझे उसमें जो इंट्रोडक्शन के लिए वर्ड काउंट यूज करना है वो 80 to 120 वर्ड्स यूज करना है, यानी कि 80 से 120 अल्फाज। और अगर मैं उसके लिए कंक्लूजन लिखता हूँ, अगर लिख रहा हूँ तो वो 40 से 60 अल्फाज। बाकी जितने अल्फाज है वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सब हेडिंग के अंदर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मुझे लिखना है 1000 वर्ड्स की ब्लॉग पोस्ट,
तो व्हाट विल वी डू कि हम 80 to 120 वर्ड्स जो निकाल लेंगे इंट्रोडक्शन के और 40 to 60 निकाल लेंगे कंक्लूजन के। लेट्स से हमने 80 से 120 यहाँ उठाए और 40 से 60 यहाँ उठाए, तो हमारे पास 150 वर्ड्स हो गए, 150 अल्फाज हमने यूज कर लिए। बाकी कितने रह गए? 850। ये जो 850 है ना आपकी एलोकेट होंगे सब हेडिंग्स के अंदर। इसको आपने जरा अच्छे से समझ लो। इससे होता क्या है, हम ना हमारे पास पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है और हमें लिखने में आसानी होती है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम एकदम से कैसे इतना बड़ा कंटेंट लिख लेंगे, हम तो न्यू भी हैं, हम तो भी फ्रेश हैं, हम कैसे एकदम से 1000 वर्ड्स लिख लेंगे। उसका तरीका ये होता है कि हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन में गए, ये कंक्लूजन में गए। अब 850 वर्ड जो सब हेडिंग्स में डालने, अब सब हेडिंग को एक तो नहीं होगी। अगर आप 10 सब हेडिंग्स यूज करते हैं तो उसका मतलब है एक सब हेडिंग में 85 वर्ड्स, जो कि बड़ा इजी सा काम होता है, जो कि बहुत इजी टास्क होता है। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक टॉपिक की। टॉपिक है जी थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर बाइंग द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। अगर मुझे इसके बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की बजाय हम कर लेते हैं माउस। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो, मैंने टाइटल के हर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल रखा हुआ है। थिंग्स का टी, यू का वाई, नीड का एन और टू का टी, कंसिडर का सी, बिफोर का बाय का बी और द का टी, बेस्ट का बी, इसी तरह गेमिंग का जी और माउस का एम। ये हर वर्ड मैंने कैपिटल रखा हुआ है। ये टाइटल का फॉर्मेट होता है। जब टाइटल लिखा जा रहा होता है तो हर वर्ड को हम कैपिटल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं डेटा सर्च पे। मुझे इस टॉपिक पे कंटेंट लिखना। एक चीज आपको बताता चलूं, अगर तो कस्टमर आपका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देता लोकेशन की, वो कहता है जी मुझे यूएई मार्केट के लिए लिखना है, या मुझे ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए लिखना है, या मुझे यूके बेस्ड ऑडियंस के लिए लिखना है, या मुझे यूएसए के लिए लिखना है, तो हम गूगल में जाके उस स्पेसिफिक कंट्री में एंटर हो जाते हैं डाटा सर्च करते हुए। मोस्ट ऑफ द टाइम टू 90 समझने अबव 80-85% जो कंटेंट है वो यूएस से बेस ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। उसकी वजह ये है कि यूके में, यूएसए में, अमेरिका में लोग ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स पढ़ते हैं। लोग इसको मालूमात के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। इसी वजह से ब्लॉगिंग जो है वो वजूद में आई और लोगों ने कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लिखवाना स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ जैसे कोई सर्विस बिजनेस है, वो पाकिस्तान में सर्विस दे रहा है या वो ऑस्ट्रेलिया में दे रहा है, वो किसी स्पेसिफिक कंट्री में दे रहा है, तो हम उस हिसाब से गूगल में जाके उस एरिया में चले जाते हैं। तो अभी हम यूएसए की बात करते हैं कि अगर हमें यूएसए में जाना है गूगल को इस्तेमाल करते हुए डाटा को सर्च करने के लिए, तो मुझे डाटा सर्च करना है, फिर मुझे उसको लिखना है। मुझे एक टॉपिक मिल गया कि जी आपने बेस्ट गेमिंग माउस के ऊपर लिखना है और ये आपका टाइटल होगा कि आपने इस चीज को टारगेट करना है अपने 1000 अल्फाज के अंदर। 1000 अल्फाज के अंदर इस चीज को टारगेट करना है। मैं गूगल पे जाऊंगा, राइट साइड पे इस चीज को देख लें, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ये हालांकि रिकॉर्डिंग में मौजूद होती है लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो नहीं करते। सिंपल, मैंने google.com ओपन किया, राइट कॉर्नर में नीचे जाए सेटिंग्स पे, राइट कॉर्नर में नीचे आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, क्लिक करेंगे, सर्च सेटिंग की ऑप्शन आ रही है, क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास वो करंट रीजन आ रहा है, रीजन सेटिंग्स में करंट रीजन। अब मैं इस वक्त चूंकि दुबई में मौजूद हूँ, तो मेरे मुझे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मेरा करंट रीजन उठा रहा है। तो मैं अगर शो मोर करूंगा तो वो मुझे बहुत सारे वो ममालिक दिखाएगा जहाँ पे गूगल काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सेव कर दूंगा और ऊपर मुझे एक मैसेज आ गया, योर प्रेफरेंसेस हैव बीन सेव्ड। ओके, अब ये मुझे गूगल यूएसए के मुताबिक डाटा दिखाएगा और यहाँ पे जाके मैं अपना टॉपिक लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। जब रिजल्ट्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, टॉपिक जैसे को बहुत फेमस होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट आती है, ऊपर ऐसा लिंक आता है जिसके नीचे लिखा होता है अबाउट फीचर्ड स्निपेट्स। अबाउट फीचर्ड स्निपेट्स। आपने इस वेबसाइट को डाटा सर्च के लिए ओपन नहीं करना। क्यों? वो इसलिए कि वो वेबसाइट होती हैं जिन्होंने एड्स चला के या कोई ऐसी शॉर्ट टर्म टेक्निक यूज कर लेते हैं जिससे इनका जो कंटेंट है वो फॉर टाइम बीइंग कुछ वक्त के लिए टॉप पे आ जाता है। तो इसको हम डाटा सर्च के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते, ये ट्रस्टेड नहीं होता डाटा सर्च के वाले से, क्योंकि ये साइट्स जो है वो हर एक दो दिन के बाद चेंज होती है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या हफ्ते बाद। उसके बरक्स जो बाकी नीचे वाली साइट होती है, ये वो साइट होती है जिनको हिलाना आसान नहीं होता, ये ऑलरेडी टॉप पे आ रही होती है। तो यहाँ से हम पहली 5 वेबसाइट्स
अब सवाल आता है सर 5 ही क्यों, 5 से कम या ज्यादा क्यों नहीं? कम से कम 5। अगर आपको 5 से डाटा नहीं मिल रहा तो आप छठी, सातवीं, आठवीं पे जाएंगे, और अगर उससे भी डाटा नहीं मिल रहा तो गूगल के नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे नीचे से। ठीक है, ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी कर रहा होता है। अच्छा जी, अब मुझे 5 वेबसाइट्स पढ़नी है, 5 वेबसाइट से मुझे कंटेंट पढ़ना है, और फिर मुझे अपना एक नया कंटेंट प्रोड्यूस करना है। एक बात मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आपको बहुत ही सख्ती के साथ, और अगर किसी ने सवाल पूछा तो उसकी शामत आ जाएगी। कॉपी उर्दू में लिख लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। पेस्ट नहीं करना, तो मुश्किल बात तो नहीं लिखी मैंने। रीफ्रेजिंग टूल यूज नहीं करना, तो मुश्किल बात तो नहीं लिखी मैंने। चैट बॉक्स में बताएंगे कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जो आपको समझ ना आई हो। जरा चैट बॉक्स में सारे एक्टिव हो जाए ना। मैंने कोई मुश्किल चीज तो नहीं लिखी कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, रीफ्रेजिंग टूल यूज नहीं करना। इसका मतलब है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, रीफ्रेजिंग टूल भी यूज नहीं करना। अगर किसी ने कहा कि सर मैं कॉपी पेस्ट कर लूं, भी नहीं करना। रीफ्रेजिंग टूल क्या होता है? मैं गूगल से डाटा कॉपी करूं, किसी टूल पे जाऊं, उससे जाके रिफ्रेश करके उसके सिनोनिम चेंज कर लूं, तो ये काम नहीं करना। और टूल, बल्कि और सादा लिख देता हूँ, राइटिंग टूल यूज नहीं करना। आजकल तो वो व्हाट्सएप एसएमएस का दौर है ना, तो हम लोग इसी तरह लिख रहे होते हैं बातचीत करने के लिए। तो ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों ने किसी सूरत नहीं करनी। जब टूल यूज करने का टाइम आएगा, और वो कैसे करना है वो मैं मुझे बता दूंगा आपको, अभी वो टाइम नहीं आया, वो एंड पे हम करेंगे। रीफ्रेज नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? अगेन क्वेश्चन आ गया। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, अभी तो मैंने कहानी खत्म नहीं की। रीफ्रेज करने में और रीराइट करने में बड़ा फर्क होता है। रीफ्रेज करने में और रीराइट करने में बड़ा फर्क होता है। रीराइट ये होता है कि मैंने 10 चीजें पढ़ी, उसमें से मैंने डाटा निकाला, अपनी रिसर्च ऐड की, और मैंने उसको लिख लिया। भाई मैं यहाँ पे एक वो कॉन्सेप्ट आता है, यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। आपको कोई नया नया पहिया इजाद करने की जरूरत नहीं है। पहिया तो इजाद हो चुका है, रिम बन चुका है, गोल टायर बन चुका है। अब क्या है जी, टायर के डिजाइन चेंज हो रहे हैं, उसके ऊपर जो रबर्स लगे होते हैं उसके डिजाइन चेंज हो रहे हैं, टायर की थोड़ी सी वो साइड से कट्स चेंज हो रहे हैं, टायर जो है वो पतला और मोटा बन रहा है। ठीक है, लो प्रोफाइल टायर बन रहा है, या क्या कहते हैं, चौड़ा टायर बन रहा है, बड़े साइज का बन रहा है, छोटे साइज का बन रहा है। लेकिन पहिया एक इजाद हो चुका है, अब उसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं, तो आप भी अमेंडमेंट्स करेंगे, रिसर्च ऐड करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये 3 बातें पल्ले बांध लें, और इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, ताकि आप खुद भी परेशान ना हो और मुझे भी परेशान ना करें। टॉपिक आ गया, मैं टॉपिक पे सर्च किया, मैंने गूगल से जाकर बहुत सारी वेबसाइट्स खोल ली। अब इसको फौरन से अंधाधुंध से डाटा उठाना शुरू नहीं कर लेना। सबसे पहले हम करते हैं मैचिंग। अब जरा टाइटल में ओपन कर रहा हूँ, एक दफा इसको ध्यान से पढ़ लें। मेरी इंटेंशन क्या है? थिंग्स, वो थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर, जो आपको कंसिडर करने की, समझने की, या देखने की जरूरत है। कब? बिफोर, इससे पहले कि आप कोई एक बेहतरीन गेमिंग माउस खरीदो। यानी कि एक गेमिंग माउस खरीदने से पहले आपको कौन सी चीजों को मद्देनजर रखने की जरूरत है, या वो चीजें जिनको आपको मद्देनजर रखने की जरूरत है गेमिंग माउस खरीदने से पहले। जैसे एक स्मार्टफोन खरीदना है, तो सबसे पहले मैं अपना बजट देखूंगा। आफ्टर दैट जो है मैं अपना ब्रांड पे जाऊंगा, फिर मैं रिक्वायरमेंट पे जाऊंगा, फिर मैं कहूंगा हाँ, मुझे अगर 25,000 रुपए का या 30,000 रुपए का मोबाइल लेना है, स्मार्टफोन लेना है, तो ये मेरी उसमें रिक्वायरमेंट्स है। फिर मैं उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से चीजों को मोल्ड करूंगा। तो एक रिक्वायरमेंट्स, एक सेट, एक बेंच मार्क सेट हो जाता है कि यार मुझे ये चीज जो लेनी है, या मुझे अगर कोई सूट लेना है, तो मैं किस तरह की शर्ट खरीदना चाहता हूँ, मैं किस ब्रांड से खरीदना चाहता हूँ। अच्छा मेरे पास तो पैसे नहीं है, चलो जी सेल का वेट कर लेते हैं, सेल लगेगी तो फिर जाके ले लेंगे। अब वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर बाइंग द ईद सूट, बिफोर बाइंग द शूज, बिफोर बाइंग द सूट, जो कि हम लोग डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, मेल भी कर रहे होते हैं। अब मैंने जब देखा कि यार अच्छा मुझे इन चीजों की जरूरत है, अब जब मैं गूगल पे गया तो मैं जो डाटा उठाऊंगा,
तो मैं देखूंगा कि क्या जिन वेबसाइट्स को मैं ओपन कर रहा हूँ या मैंने ओपन किया है, क्या इन्होंने भी उसी टॉपिक पे बात की हुई है। तो सबसे पहली वेबसाइट है जिसका टाइटल है, अब मैं टाइटल मैचिंग करूंगा, 7 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग द गेमिंग लैप माउस। तो क्या ये टॉपिक मेरे टॉपिक से मैच करता है? 7 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस, करता है ना? उसने सिर्फ एक डिजिट ऐड कर दिया, उसने एक फिगर ऐड कर दिया। और ये फिगर बेस वाला टाइटल कौन सा होता है, को बताएगा मुझे? ये जो फिगर बेस टाइटल होता है कौन सा होता है? कि हमने टाइटल्स में दो तरह के टाइटल्स पढ़े थे। लिस्टिकल टाइटल होता है, एग्जैक्टली exactly। अच्छा जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, ओके। ये कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, दूसरा, व्हाट टू लुक फॉर इन अ गेमिंग माउस, क्या ये मैच करता है हमारे टाइटल से? क्या ये मैच करता है हमारे हमारे इंटेंशन से? हम क्या बताना चाह रहे हैं ऑडियंस को? आगे देखें, कुछ और भी लिखा हुआ है, पूरा पढ़े ना जरा इसको। व्हाट टू लुक फॉर इन अ गेमिंग माउस, कि एक गेमिंग माउस में आपको क्या देखना चाहिए। कंप्लीट बाइंग गाइड, मैच करता है, इंटेंशन सेम है, क्या देखना चाहिए अभी, ये देखना चाहिए। तीसरे पे चलते हैं, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग अ गेमिंग माउस। व्हाट अबाउट दिस, ये भी मैच करता है। अगले पे चलते हैं, 10 थिंग्स टू लुक फॉर इन अ गेमिंग माउस, अगेन मैच कर रहा है। लास्ट वन इज थिंग्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग द राइट गेमिंग माउस। तो ये सारी चीजें मैच कर रही हैं, अब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मिसमैच हो। तो मुझे ये तो पता चला कि हाँ भाई, इन 5 वेबसाइट से मैं डाटा यूज कर सकता हूँ। अब मैं फर्स्ट पे जाऊंगा, टाइटल तो हो गया, चेक, पास, क्लियर, फर्स्ट स्टेप इज ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो टाइटल है इसको हम क्या कहते हैं, मैंने भी बताया था, पहली पहली जो हमारी हेडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वन जो हमारे टाइटल होता है, हेडिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? H1। ये हमारा H1 है। तो जब भी मैं H1 की बात करूंगा ना, तो आपने समझ जाना है कि मैं इस ऊपर वाले मेन टाइटल की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया? H1 के बाद जो हमारे पास बीच में आ गया, ये टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के बाद हमारे पास आ जाती है H2 या H3, H2 आती है। तो H1 और H2 के दरमियान जो डेटा होता है, जो कंटेंट होता है, इसको हम कहते हैं अपनी कंटेंट या टेक्निकल लैंग्वेज में इंट्रोडक्टरी पोर्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पोर्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है? जैसे वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट होता है ना एक, कि जिस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के पूरे रिसर्च पेपर का पता चल जाता है कि हाँ अब इसमें क्या बात की जा रही होगी, या इसमें किस टॉपिक को देखा जाएगा, या किस चीज की रिसर्च इसके अंदर की जा रही है। तो इसी तरह क्वेश्चंस प्लीज बाद में कीजिएगा, आज हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं टॉपिक को जितना हो सके मैक्सिमम कवर कर लूँ। आज मेरी 30 मिनट्स की क्लास है, तो प्लीज कॉपरेट करें। मुझे टॉपिक को तवज्जो दें। क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप पे भी कर लेंगे, नोट डाउन कर लें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 मिनट में क्यूरीज ले लूँ एंड में। अच्छा, ये हमारा कहलाता है इंट्रोडक्टरी पोर्शन। अभी हमने सिर्फ इस पे रहना है, अभी हम आगे नहीं जा रहे। और ये हो गया हमारा सब हेडिंग्स, जिसमें मैंने बताया था कि वो 850 अल्फाज हम पूरे करते हैं ना, ये वो वाली सब हेडिंग्स होती है, या जिसमें हमारे पास 5, 10, 15, 20 सब हेडिंग्स होती हैं, और हम सब के अंदर वर्ड काउंट को अलग अलग से डिस्कस कर रहे होते हैं। क्लियर? तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन, ये आपके टॉपिक का सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा पावरफुल पोर्शन होता है, जिसकी बेस पे आपका क्लाइंट, आपका रीडर ये डिसाइड करता है कि क्या उसको आगे आपका टॉपिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और इसी के अंदर हम अपना कीवर्ड भी इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि लिखते हुए अल्फाज के अंदर हम अपना कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। कैसे? वो है ऐसे। ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। कितने वर्ड्स पे है? 152 वर्ड्स पे। हम तो 80 टू 120 पे जा रहे हैं अभी। अगले पे चलते हैं, ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया। उससे अगले पे चलते हैं, ये जनाब इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया। इसने छोटा लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से 60-80 वर्ड्स होंगे, शायद 74 वर्ड्स। अगले पे चलते हैं, ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया, एंड सो। अब मुझे क्या करना है,
जनरल रूल ये है कि हम इन पांचों के इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के उसको खुद से लिखें। कैसे? पहला कह रहा है जी, गेमर्स आर ओनली एबल टू एंजॉय द गेमिंग एक्सपीरियंस इफ दे हैव अ गेमिंग माउस दैट फिट्स देयर प्लेइंग स्टाइल एंड कंफर्टेबल। कह रहा है जी, गेमर तभी गेमिंग स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं अगर उनका गेमिंग माउस जो है वो उनके प्ले स्टाइल के मुताबिक है, वो उनके प्ले स्टाइल के में फिट होता है और कंफर्टेबल है यूज करने में। तो पहली बात हो गई कि गेमिंग माउस जो है वो अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको एक ऐसा गेमिंग माउस चाहिए जो आपके प्लेइंग स्टाइल और कंफर्टेबल यूज के मुताबिक कंफर्टेबल हो। ओके, गेमर्स कैन यूज द रेगुलर माउस टू प्ले गेम्स। रेगुलर माउस भी यूज कर सकते हैं, बट फिर आगे वो उसका एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा है, बट दे विल नॉट हैव द सेम एक्सपीरियंस एज टू व्हेन दे आर यूजिंग द गेमिंग माउस। लेकिन अगर वो गेमिंग माउस यूज करेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा, वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो वो एक नॉर्मल माउस से उनको एंजॉय करेंगे। फिर आगे कह रहे थे गेमिंग माउस हैज यूनिक फीचर्स, फिर वो फीचर के ऊपर आ रहा है जो उसको रेगुलर माउस से मुनफरिद रखता है, डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर अब जो उसने फीचर की बात की, आप जरा उसका फ्लो देखना है। अब उसने फीचर की बात की कि यूनिक फीचर, अब वो नेक्स्ट स्टेप में फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गेमिंग माउस हैज इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर से शुरू हो रहा है जिससे आप ट्विकिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, एबल टू सपोर्ट बोथ डीपीआई एंड सीपीआई। डीपीआई, अच्छा बाज दफा ऐसा होता है कि टॉपिक हमारे लिए न्यू होता है, आप लोगों के लिए तो हर टॉपिक ही नया होगा क्योंकि आप लोगों का स्टार्ट है। तो आपको बहुत सी टर्मिनोलॉजीज जो है वो बीच में ऐसी नजर आएंगी जिनसे आप बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होंगे, तो यहाँ पे परेशान नहीं होना। और जैसे खान साहब कहते हैं ना कि बस आपने घबराना नहीं है, तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, आपने गूगल पे जाकर उस टर्मिनोलॉजी को सर्च करना है। इसका फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपका नॉलेज एनहांस होगा, वहां पे आपकी डाटा एनहांसमेंट होगी, इंफॉर्मेशन एनहांसमेंट होगी, नॉलेज एनहांसमेंट होगी, और आपको उस फील्ड की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है खुद ब खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। कह रहा है जी, सॉफ्टवेयर इंप्रूव हो जिससे आप जो है बोथ डीपीआई एंड सीपीआई को कंट्रोल कर सकें, कोई बेनिफिट है इसका? तो कह रहा रेगुलर माउस इज नोन फॉर हाई लेटेंसी कंपेयर टू गेमिंग माउस। यार रेगुलर माउस जो है वो आपका उसकी लेटेंसी हाई होती है एज कम्पेयर टू गेमिंग माउस। मोर ओवर, अब आप जरा थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट देखें। फॉर एग्जाम्पल, मोर ओवर, ये जो मोर ओवर टाइप वर्ड्स होते हैं इसे हम कहते हैं सेंटेंस स्टार्टर। आप एक सेंटेंस जो यूज करेंगे ना, अगले लफ्ज में आपने उस सेंटेंस को यूज नहीं करना, स्टार्ट में उस वर्ड को। तो कह रहा है मोर ओवर, इसके साथ साथ फॉर अ गेमिंग माउस टू बी यूजफुल, अगर आप गेमिंग माउस को यूजफुल बनाना चाहते हैं, इट शुड बी सेंसर, उसमें सेंसर होने चाहिए। वो क्या करेंगे? हेल्प टू कीप योर फास्टर मूवमेंट कंपेयर टू रेगुलर माउस, जो आपको आपके मूवमेंट्स को बेहतरीन रखेंगे, वर्किंग को एफिशिएंट रखेंगे, फास्ट रखेंगे एज कम्पेयर टू गेमिंग माउस। आगे कह रहे जी द मेंशन फीचर इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन, उसने फिर कहा है कि जो मैंने फीचर मेंशन किए हैं वो डिफरेंस डिफरेंस है एक गेमिंग माउस और रेगुलर माउस का। द यूनिक फीचर इंप्रूव्स द गेमिंग माउस, और आगे उसने 7 फैक्टर्स को डिस्कस किया। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? हमने हमने बात की, उसने बात की जी गेमिंग माउस की, गेमिंग एक्सपीरियंस को डिस्कस किया, प्ले स्टाइल को डिस्कस किया, और कंफर्टेबल यूज को डिस्कस किया, और उसने गेमिंग माउस फीचर्स को डिस्कस किया। फीचर्स के अंदर उसने बात की सॉफ्टवेयर की, स्पीड की, और डिफरेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल माउस। यही बातें डिस्कस की हैं उन्होंने इसके अंदर, यही बातें डिस्कस की हैं ना उन्होंने इसके अंदर। अब मुझे पता चला कि हाँ भी पहले वाले ने तो ये तमाम चीजें इसके अंदर जो है वो डिस्कस की हैं। अब मैं जाऊंगा अगले वाले पे और इसको पढ़ूंगा। वो क्या कह रहा है कि जी इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट विच गेमिंग माउस टू गेट, वांट टू मेक श्योर डोंट मिस एनीथिंग व्हेन लुक फॉर गेमिंग माउस इन द राइट प्लेस। तो शुरू में तो उसने कहानी डाली है थोड़ी सी। कह रहा है जी बाय द एंड ऑफ दिस पोस्ट यू विल बी एबल टू प्रॉपर्ली इवैल्यूएट गेमिंग माउस। एंड वाली बात की। फिर कह रहा है इफ यू हैव अ स्पेसिफिक माउस इन माइंड जस्ट लुक एट, खास बात नहीं की। आगे चलते हैं। अगले कह रहे थे गुड गेमिंग माउस हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन प्लेयर परफॉर्मेंस। प्लेयर परफॉर्मेंस गेमिंग एक्सपीरियंस वाला पॉइंट आ गया, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तीसरे वाले ने भी वही बातें यूज की हैं, particularly in certain type of games, certain games. Sadly, however, it's not quite as simple as googling what the best mouse out now.
अच्छा, अब यहाँ पे वो कुछ नई बात बता रहा है, कह रहा है जी इतना आसान नहीं, क्या सिंपल गूगल पे जाके ढूंढने का कौन सा बेहतरीन गेमिंग है, बट वर्क्स फॉर वन प्लेयर माइट नॉट नेसेसरली बी आइडियल फॉर अनदर। अगर एक माउस किसी एक प्लेयर के लिए अच्छा हो रहा है तो लाजमी नहीं वो दूसरे के लिए भी अच्छा हो। हर किसी की अपनी चॉइस है, अपनी रिक्वायरमेंट्स है। उसने ये वाली एक नई बात की और उसके बाद उसने कोई बात की जी, इन फैक्ट ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉजेज प्रोस्पेक्टिव बायर्स एक्चुअली हैव अ सरप्राइजिंग अमाउंट टू कंसिडर। शायर ने इस पूरे सेंटेंस में ये बात की है कि इतना आसान नहीं कि आप गूगल करके ढूंढ लो, बेस्ट गेमिंग माउस बहुत सारे हैं मार्केट में, और जो आपके लिए अच्छा है लाजमी नहीं वो दूसरे के लिए भी अच्छा हो। और इतने ज्यादा माउस होने के बाद, इतने ज्यादा उसके मॉडल्स और डिजाइन होने के बाद, जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं यानी कि वो लोग जो इंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट के अंदर, उनको एक बहुत सरप्राइजिंग अमाउंट देखने को मिलती है जब वो कोई माउस खरीदना चाहते हैं। स्टूडेंट सेकंड प्लीज वेट कीजिएगा, एक मिनट। ओके जी स्टूडेंट, स्टूडेंट प्लीज मुझे एक मिनट दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। जी ओके मैडम। अच्छा, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया गूगल वाला। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि देर आर बंडल ऑफ गेमिंग माउस अवेलेबल द मार्केट एंड इट इज इक्वल टू चूज द बेस्ट वन। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं स्टॉप। क्वेश्चंस आप लोगों के जो है वो, आई नो मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं बताने लग गया तो टाइम बहुत लग जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने क्वेश्चंस जो है नोट डाउन रखें, कल व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब टास्क क्या है, आज का टास्क ये है कि ये जो डाटा मैंने आप लोगों को दिया है ना, रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होगी, आप लोगों ने इसको यूटिलाइज करते हुए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरा मजीद डिटेल से बताऊंगा, आप लोगों ने इसको यूटिलाइज करते हुए 100 वर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन 100 वर्ड्स, और इसी सेम टॉपिक के ऊपर लिखना है। ठीक है, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपने 100 वर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन पोर्शन लिखना है। और टॉपिक भी आपके पास होगा, आपने गूगल से मजीद पढ़ना है इसको, तो आप लोगों को इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी सेंटेंसेस बनाने में। गलत बनाए सही बनाए बनाए, अभी फर्स्ट प्रैक्टिस है। नेक्स्ट में मैं आपको उसको कंप्लीट करके फिर आगे सब हेडिंग्स पे लेके जाऊंगा तसल्ली से, हमारे पास टाइम भी अच्छा होगा। ये सेम इसी टॉपिक पे, टॉपिक और ये स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया जी। आज का हमारा टाइम शॉर्ट है, उसके लिए एक्सक्यूज। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें करवा सकूँ। आज कुछ मजबूरी है। और अपना ख्याल रखिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।